नमस्कार। स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। 2-3 दिन पहले हमने आपको सुनवाया इंडियन पॉलिटिक्स का एक राउंड अप 2025 ईयर एंडर। आज हम बात करेंगे भारत और विश्व, दुनिया में भारत की क्या स्थिति रही, हमारी विदेश नीति को किस तरह से देखा जाए इस साल, भारत ने क्या गेन किया, क्या लूज किया, क्या हम सच में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं या ये हमारा एक गुमान है जिसका गुब्बारा कुछ पंक्चर हुआ इस साल। और भारत के प्रमुख महाशक्तियों के साथ अमेरिका, रूस, चीन के साथ कैसे संबंध रहे, हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ किस तरह के संबंध रहे, उन सब पे चर्चा करेंगे। मेरा संवाद आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आपसे अनुरोध कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटेंट को अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। तो भारत और विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ईयर एंडेड 2025, ये एक ऐसा साल था जो आप दुनिया में किसी भी देश की बात करें, बट एक्चुअली बहुत हद तक दुनिया किस दिशा में जा रही है, क्या हो रहा है, क्या समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो बहुत कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया। ट्रंप ट्रूली ट्रम्प्ड द वर्ल्ड एंड इन सम वेज ही पुट द वर्ल्ड ऑन इट्स हेड, अपसाइड डाउन। बहुत सारे समीकरण इस साल गड़बड़ाए 2025 में और भारत भी उससे बिल्कुल अछूता नहीं रहा। देखिए, ध्यान करिए, जनवरी 2025 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली तो हम कुछ इस खुशफहमी में थे भारत कि हमारे लिए तो एक अच्छा है, विश्व के लिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी बहुत समस्या बन सकते, लेकिन हमारा उनसे एक मित्रतापूर्ण रिश्ता है, खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री और इक्वेशन है। और इसलिए भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्चुअली एक बयान में कहा कि वर्ल्ड में भी थोड़ा नर्वस, लेकिन इंडिया, हम लोग काफी निश्चिंत हैं और आश्वस्त हैं कि ये साल भारत अमेरिकी संबंधों में नई ऊंचाइयां छू सकता है, नए मुकाम हासिल कर सकता है। लेकिन देखिए, हुआ ठीक इसके विपरीत। क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की मार पड़ेगी, ये सबको आभास था। भारत को ये था कि भाई हमको कम पड़ेगी दुनिया की अपेक्षा कर, और चीन पे ज्यादा निशाना लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन फिर ये बात भी बिल्कुल उल्टी पड़ी। चीन पे कम लग रहा है, चाहे वो रूस से हमसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, लेकिन पहले तो 25% का टैरिफ भारत पे लगा और 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया कि आप रूस के साथ तेल खरीद रहे हैं। तो मतलब एक तरह से हम कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी दिखी, हमारी शॉर्ट कमिंग या वल्नरेबिलिटी दिखी कि हम उस तरह की हाई टेबल पे नहीं है दुनिया में, उस तरह का हमारे पास लेवरेज नहीं है, उस तरह के हमारे पास नेगोशिएटिंग स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे जब चीन को धमकाने की कोशिश की ट्रंप ने, तो चीन ने उल्टा धमका दिया, रेयर अर्थ्स का एक्सपोर्ट्स रोक दिया। चीन की इंडस्ट्री, मतलब चीन ने जिस तरह का कदम उठाया उससे अमेरिका के कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज ठप पड़ने की संभावना पड़ी। फौरन डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टे पांव पीछे की तरफ अपने कदम खींचे और चीन के साथ एक समझौता सा किया। मतलब आपके पास क्या लेवरेज है, आपकी क्या शक्ति है, उससे सब कुछ निर्धारित हो रहा है। कोई पर्सनल इक्वेशन नहीं है, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ मिस्टर ट्रांजैक्शनल डोनाल्ड ट्रंप, जो हर चीज को एक सौदे की तरह से देखते हैं। और ये सौदे की तरह से जो चीजों को देखते हैं, उसका नुकसान हमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने एक साबित किया कि हम डेफिनेटली सुपीरियर हैं। हमने एक जो हमारा गोल था, लक्ष्य था, उसको हासिल किया, टेरर ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, पाकिस्तान को धूल चटाई। लेकिन नैरेटिव दुनिया का बना कि भाई पाकिस्तान ने हमारे कुछ जेट गिराए, बराबरी का है, और फिर हम सीज फायर करना पड़ा हमें मई में, और ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से हुआ। हमने उस बात से किनारा करने की कोशिश की, पल्ला झाड़ने की कोशिश की, कहा भी कि ठीक है बातचीत होती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की या किसी भी तीसरे मुल्क की कोई भूमिका नहीं थी उसमें। ये तो साबित कितना हुआ दुनिया की नजर में मालूम नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जरूर रूठ गए भारत से, और वो और नाराज हो गए, खिन्न हो गए। क्योंकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी सेना के राष्ट्राध्यक्ष हैं मुनीर साहब, जो एक तरह से वर्चुअली इस समय पाकिस्तान को चला रहे हैं, वो तो कदमों पे लेट गए अमेरिकी राष्ट्रपति के। उन्होंने तो उनको नोबेल प्राइज के लिए मनोनीत कर दिया कि कहा तो आपको नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड करते हैं, पीस प्राइज के लिए, जिस तरह से आपने सीज फायर कराया, मध्यस्थता कराई। फिर डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने एक बड़ी क्रिप्टो करेंसी की डील कर ली, जो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली उसमें शामिल है, तो सीधा सीधा आर्थिक लाभ, मतलब एक तरह की सौदेबाजी। और भारत की तरफ से कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ,
और डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में रिश्ते में दूरियां बढ़ती गईं, जो साल के आखिर तक कायम रहीं। बहुत बार ये बात निकल के आई कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील होगी, टैरिफ्स में कुछ सुधार हो जाएगा, कम हो जाएंगे, लेकिन साल का आखिर आ गया है। बीच बीच में खबरें आती हैं कि भाई वी आर नियर टू क्लोजिंग द ट्रेड डील और ये नेगोशिएशन समाप्त होकर नई डील तय होने वाली है, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो खट्टे मीठे या ज़्यादा खट्टे हमारे रिश्ते इस साल बने, वो उसका बड़ा एक ओवरहैंग रहा है, उसका बड़ा साया रहा भारतीय ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत हुआ है। भारत ने दूसरे कई देशों के साथ, ईयू के साथ, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ, ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील्स को कंक्लूड किया है और फेवरेबल अच्छी ट्रेड डील्स को कंक्लूड किया है, कई यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भी किया है। तो बट जो सबसे प्राइमरी वो था अमेरिका, सबसे बड़ा हमारा एक तरह से जहां पे हमारे एक्सपोर्ट्स होते थे, उससे हम कर पाने में सफल नहीं हुए ट्रेड डील। अब चलते हैं दूसरे देशों की तरफ, महाशक्तियों की तरफ मुतल्लिक होते हैं। पाकिस्तान का हमने जिक्र कर लिया कि पाकिस्तान के साथ हम जीते भी, लेकिन दुनिया ने उसको नहीं माना और कहीं ना कहीं कूटनीतिक जीत पाकिस्तान की होगी, जिस तरह से वो अमेरिका को अपने पक्ष में करने को साबित रहा। चीन पहले से उसके पक्ष में। चीन से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने स्पष्ट देखा कि हम कितनी भी बातें बनाएं, कितनी भी अच्छी बातें करने की कोशिश करें, कितनी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग के साथ उन्होंने स्टेज शेयर की, जिसका एक मकसद तो अमेरिका को इशारा देने का भी था कि देखिए हमारे पास विकल्प है, लेकिन दरअसल हमारे पास विकल्प है नहीं, क्योंकि चीन तो हर स्थिति में और हर मौके पे और हर अवसर पे ये साबित कर देता है कि जब भी व्हेनेवर इट विल कम टू द क्रंच, कोई मौका ऐसा आएगा जब सच में उसको एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, तो उसका निर्णय और मत और वोट सब पाकिस्तान के पक्ष में होगा। तो पूरी तरह से उसने सैन्य सपोर्ट दिया, पूरा जो उनका एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट कहिए, मिसाइल सिस्टम्स कहिए, रेडार सिस्टम्स कहिए, चाइनीज वेपन्स टेस्ट हो गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो चीन तो सीधे सीधे वहां खड़ा है। रूस के साथ भी हमारी मित्रता बहुत गहरी और पुरानी है, लेकिन दुनिया में समीकरण इस तरह के बन रहे हैं कि रूस चूंकि चीन पे अब काफी हद तक निर्भर है, और चीन सही मायने में नंबर 2 सुपर पावर है दुनिया का अमेरिका के बाद, रूस कहीं नंबर 3 पे नजर आता है। तो रूस निर्भर करता है चाइना पे, और चाइना के खिलाफ वो कभी कोई स्टैंड ले नहीं पाएगा बड़ा। और पुतिन आए भी साल के आखिर में भारत, लेकिन कोई बड़ा मैसेज नहीं जा पाया। अल्टीमेटली रूस भी चीन के खेमे में रहेगा जब भी अगर कोई इस तरह की whenever it will come to a moment of reckoning या whenever it will come to a crunch। तो ये भी स्थिति हमारे लिए बहुत अच्छी अनुकूल नहीं रही। दूसरे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों में कहीं सुधार हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहा है बांग्लादेश, जहां से शेख हसीना की जब से सरकार के खिलाफ कू हुआ है, लगातार एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां बढ़ रहा है, जिसको हम मैनेज नहीं भी कर पा रहे, मैनेज करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और आप देखिए वहां पे वस्तुतः जैसे 1971 के पहले की स्थिति बनाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। उसकी आर्मी अब काफी हद तक बांग्लादेश में इन्वॉल्व है, जमात के साथ उनके बड़े गहरे रिश्ते हैं, जो एंटी इंडिया लॉबी है उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रो इंडियंस को निरुत्साहित किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनको दंड दिया जा रहा है। तो पूरी व्यवस्था बांग्लादेश में ऐसी बन रही है जो काफी कुछ इंडिया के खिलाफ है, इंडिया पे आंखें तरेड़ती है, और कहीं से भी उनके अंदर मन में मित्रता का भाव नहीं है। तो स्थिति काफी विकट है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश, जो बिल्कुल पाकिस्तान की राह, पाकिस्तान की शय, पाकिस्तान की दिशा में चल रहा है, मतलब उतना ही विरोधी हो गया है वो भारत का जिस तरह से पाकिस्तान है। श्रीलंका थोड़ा न्यूट्रल है, लेकिन चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है। नेपाल चीन और भारत के बीच में झूलता रहता है, लेकिन झुकाव उसका स्पष्ट है पाकिस्तान की तरफ है। भूटान भी काफी एम्बिवेलेंट है, मन से भारत के साथ चाहता है, लेकिन चीन का दबाव है उस पर, चीन का प्रेशर है। भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि आज भूटान भी उतना तटस्थ नहीं है, उतना न्यूट्रल नहीं है, या उतना प्रो इंडिया नहीं है जितना कभी था। अफगानिस्तान के साथ जरूर हमारे संबंध थोड़े बेहतर हुए, तालिबान के साथ हम एंगेज कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि तालिबान लीडरशिप भी चाइना और पाकिस्तान के साथ बीजिंग में मिली थी, तो वो भी अपने पत्ते अपने बहुत चेस्ट के करीब रख रहे हैं, और उनके पास भी ऑप्शंस खुले हैं, वो अपने राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। तो हम काफी कुछ उलझे हुए हैं विदेश नीति में। 2025 का जब समापन हो रहा है, हमारे लिए कोई बहुत अच्छी सिल्वर लाइनिंग दिख नहीं रही है। और ये भी बात तय है कि इसमें मोदी सरकार की कोई गलती नहीं, हमारी सरकार कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि जिसकी वजह से उनको वो स्थिति सुधरे। ये ओवरऑल जो वैश्विक शतरंजी बिसात है, वो कुछ इस तरह से बिछ गई है इस समय कि भारत के
ये विपरीत है, भारत के अनुकूल नहीं है। और हम थोड़े प्रोएक्टिव हो सकते हैं, थोड़ा बांग्लादेश के साथ एंगेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो बीएनपी लीडर हैं तारिक रहमान, जो चुनाव लड़ेंगे फरवरी का, उनसे रिश्ते बढ़ाने का प्रयास है दूसरी पार्टी से भी। बट ओवरऑल जो जिस तरह से डाइस रोल हुई है वो हमारे अनुकूल नहीं है। तो कुल मिला के 2025 भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जर्वर्स के लिए एक रियलिटी चेक था, एक मोमेंट ऑफ रेकनिंग था, जब हम अपनी शॉर्टकमिंग से, अपनी कमजोरियों से, अपनी वल्नरेबिलिटी से अच्छी तरह परिचित हुए और हमारी कई खुशफहमियां और गलतफहमियां दूर होंगी। हमारी कोई बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल जगह बन गई है दुनिया की ग्लोबल हाई टेबल पे और हम सच में महाशक्तियों के साथ उसी पंक्ति में खड़े हैं। ऐसा नहीं है। और जितनी जल्दी हम इस सत्य से न सिर्फ परिचित हों बल्कि सहज हो जाए, उतनी हमारे फॉरेन पॉलिसी निर्माता जो हैं उनके लिए और इजी रहेगा और देश के लिए भी आसान रहेगा कि अभी हम उस लीग में नहीं है, हमारे पास उस तरह के बार्गेनिंग चिप्स या हमारे पास उस तरह के लेवरेजेस नहीं है कि हम उस हाई टेबल को ऑक्यूपाई कर सके। तो एक चैलेंजिंग ईयर समाप्त होने जा रहा है फॉरेन पॉलिसी की दृष्टि से। 2026 में ये चुनौतियां बरकरार रहेंगी। देखना ये है कि भारत और भारतीय सरकार उनसे किस तरह से एंगेज करती है, किस तरह से स्थिति को सुधारने का प्रयास करती है। एक बात तो स्पष्ट है, जब भी अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील संपन्न होगी तो काफी कुछ तो बादल उससे छटेंगे, लेकिन जो एक जियो स्ट्रेटेजिक दुनिया बन रही है, जिस तरह से अमेरिका इंडो पैसिफिक से अपने कदम पीछे खींच रहा है, चीन के से शत्रुता के बजाय क्लोजनेस बढ़ाने के प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छे संकेत नहीं है जियो स्ट्रेटेजिक टर्म्स में भारत के लिए। और जैसा कि हम हमेशा से जानते हैं कि भाई खुद की रक्षा खुद ही कर सकते हो, खुद की मदद भी खुद ही कर सकते हो और भारत को धीरे धीरे अपने को उस स्थिति में लाना होगा जब वो इस दृष्टि से भी पूर्णतया आत्मनिर्भर बने, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिसकी बार बार बात करते हैं, जो उनका और हर देश प्रेमी देशभक्त भारतीय का एक तरह से अप्रोच है और उसका सपना है कि भारत उस स्थिति में कभी आएगा। तो अगर आपको मेरा संवाद पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जैसे मैंने पहले अनुरोध किया, हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।